हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। बस में खचाखच भीड़ थी। लोग एक दूसरे के ऊपर दबे जा रहे थे, जैसे कोई सामान हो जिसे जल्दी से कहीं पहुंचाना हो। हवा भी गर्म थी और बस के खिड़कियों से आती ताजगी न के बराबर थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक जगह खाली थी। लड़कियों के लिए एक सीट थी और उस सीट पर बैठी थी एक लड़की। उसकी आंखों में कुछ था, ऐसा कुछ जो सबको आकर्षित करता था। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो, लेकिन शायद अपनी कहानियों को खुद में छिपाए हुए थी। लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी किताब खोली, लेकिन बस के लगातार झटकों से किताब पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। बस जैसे ही मोड़ी, वह लगभग गिरने ही वाली थी। उसकी आंखों में डर था। डर की वजह सिर्फ गिरने का नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। एक भय, एक अनकहा सा डर जो उसके दिल में दबा हुआ था। तभी एक लड़के ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का लगभग उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम ठीक हो? लड़की ने पल भर को उसे देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह लड़का कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह हमेशा किसी के दर्द को समझता हो, जैसे वह एक किताब हो जो हर किसी का रहस्य जानता हो। बस के झटके और तेज हो गए थे और अब बस बिल्कुल डगमगाने लगी थी। जगह मिल पाना अब और भी मुश्किल हो गया था। लड़की ने देखा कि कोई और सीट खाली नहीं थी और झटके के कारण वह लड़के के करीब आ गई। अचानक एक और तेज मोड़ आया और लड़की लड़के के कंधे पर गिर पड़ी। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह अब असहज हो चुका था। लड़का थोड़ा हकलाते हुए बोला, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक घबराहट थी, जैसे वह कुछ गलत कर बैठने का डर महसूस कर रहा हो। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द, एक आंसू और शायद एक बहुत पुरानी यादें। मैं ठीक हूं, वह बोली, लेकिन उसकी आवाज में कोई सच्चाई नहीं थी। बस अब भी डगमगाने रही थी और अचानक एक और मोड़ आया। इस बार दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। लड़का फिर से बोला, क्या तुम मेरी मदद ले सकती हो? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखने लगी। उसके अंदर कुछ था जो धीरे धीरे उसे उस लड़के की तरफ खींच रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह आकर्षण सिर्फ एक पल का था, क्योंकि इस भीड़ में दोनों की दुनिया कभी नहीं मिल सकती। फिर धीरे धीरे कुछ अनकहे शब्दों के साथ दोनों ने आपस में बातें शुरू कर दीं और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। लड़के की आंखों में एक गहरी सर्दी थी और लड़की की आंखों में एक जलती हुई आग। हर शब्द के साथ दोनों के बीच की खाई थोड़ी सी पाटी जा रही थी। फिर जैसे ही लड़की ने उसे अपने जीवन की कुछ कहानियां सुनाई, लड़के ने महसूस किया कि वह किसी और दुनिया से आती है, एक ऐसी दुनिया जो उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब बस का सफर खत्म हुआ और दोनों उतरने लगे, तो उनके बीच एक अजीब सा एहसास था। दोनों का दिल कहीं और था, लेकिन एक दूसरे के बीच की दूरी अब और बढ़ चुकी थी। लड़के ने लड़की को देखा और वह एक अजनबी की तरह उसकी आंखों में देखने लगा, जबकि लड़की ने मुड़कर उसे कभी न भूलने का वादा किया, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई। कहानी में गहरी खामोशी घुली हुई थी, जैसे समय ने अपनी गति रोक ली हो। लड़का और लड़की दोनों अब बस से उतरने के बाद भी एक अजीब सी भावना से घिरे हुए थे। एक अजनबी सी पहचान, एक अजीब सा आकर्षण जो किसी नाम का मोहताज नहीं था, पर फिर भी दोनों के दिलों में एक गहरी खाई छोड़ रहा था। लड़के ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सवाल था, क्या वह भी वही महसूस करती है जो वह महसूस कर रहा था? लेकिन उसने सिर्फ सिर झुकाकर अपनी राह पकड़ ली। लड़की ने उसे देखा और फिर अपने कदम तेज कर दिए। अंदर एक हलचल थी, कुछ ऐसा जो वह किसी से कह नहीं पा रही थी, जैसे वह डर रही हो कि अगर वह खुद को ज्यादा महसूस करेगी तो यह महसूस भी एक जंजीर बन जाएगी और वह उस जंजीर में जकड़ जाएगी। कुछ दिन बाद फोन पर लड़के ने उसे फोन किया और कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? लड़की ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक गहरी सांस ली और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे से ज्यादा बात करने के बाद कुछ अलग महसूस करने लगे हैं?
उसकी आवाज में एक गहरी दुविधा थी। लड़का चुप था। वह खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। वह चाहता था कि लड़की कहे कि वह भी उसके बारे में सोच रही है, लेकिन वह डरता था कि शायद वह सिर्फ एक भ्रम था जो बस एक बस की यात्रा के दौरान पनपा था। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं सोचता हूं कि हम एक दूसरे से ज्यादा बात करें। लड़की ने महसूस किया कि उसे डर था। डर इस बात का कि क्या यह बात बढ़कर कुछ और बन जाएगी। क्या यह उस रिश्ते में बदलने वाला था जो किसी दिन खत्म हो जाएगा? क्या यह सिर्फ एक भटकाव था, एक खोखला सपना था? लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शायद वह भी इसे महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे उसका दिल उससे कुछ कह रहा हो। एक शाम वह लड़की को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। लड़की थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वह मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह जानती थी कि इस मुलाकात का परिणाम क्या हो सकता है। यह या तो एक नई शुरुआत होगी या फिर यह भीड़ में खो जाने जैसा होगा। बैठते हुए दोनों के बीच चुप्पी का एक हल्का सा पर्दा था। लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? लड़की ने एक पल को उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर उसकी आंखों में वो डर था। वह खुद से कह रही थी कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है, उसने धीरे से कहा। हम जो महसूस कर रहे हैं, क्या वह सच है? क्या यह सिर्फ एक पल की बात है? लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि यह समय का सवाल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम बाद में पछताएं। मैं तुमसे दिल से चाहता हूं। लड़की की आंखों में अब एक अजीब सा संघर्ष था। उसके भीतर एक प्यार था, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या वह अपने डर से भागेगी या वह अपनी दिल की सुनने की कोशिश करेगी? उसे एक दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई गहरी लकीर उसके दिल पर उभर आई हो, एक डर जो कभी दूर नहीं जाएगा। अचानक कैफे में लोग बेतहाशा बातें करने लगे और उसकी आवाजें जैसे लड़की के दिल में गूंजने लगीं। उसे लगा कि सब कुछ उस पर भारी हो रहा है। लड़का उसे अपनी जिंदगी में समेटना चाहता था, लेकिन क्या वह इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी? समय बीतते बीतते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल में खोने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे यह रिश्ता गहरा हुआ, वैसे वैसे उनके बीच की दूरी भी बढ़ने लगी। लड़की को लगता था कि लड़के का प्यार उसे किसी जाल में फंसा रहा है, जबकि लड़के को लगता था कि लड़की अपने अतीत से भाग रही है। एक दिन जब लड़का लड़की के घर के पास खड़ा था, उसने देखा कि वह एक पुराने दोस्त से मिल रही थी। दोनों के बीच कुछ बुरा हो रहा था और लड़के को यह एहसास हुआ कि शायद लड़की का दिल कहीं और था। उसने उसके सामने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उस तक पहुंचा, लड़की ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूं। लड़के का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ गलत हुआ था। लड़की अब इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला ले चुकी थी और लड़के को वह केवल एक पल की याद बनकर रह गया। लड़का अकेला खड़ा था, अपने दिल में गहरी उदासी और निराशा के साथ। यह प्यार जो कभी सच्चा लगता था, अब एक भारी याद बन चुका था, एक सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। लड़की ने जिस प्यार की तलाश की थी, वह उसे किसी और दिशा में मिल गया था और लड़का खुद को खो बैठा था, इस एहसास में कि कभी-कभी दिलों के बीच की दूरी सिर्फ बढ़ती ही जाती है। कहानी का मोड़ अब और गहरा हो चुका था। दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लड़के ने लड़की को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसकी हर हंसी, हर चुप्पी, हर नजर में वह अपना भविष्य देखता था। लड़की, जिसे लगा था कि शायद यह एक छोटी सी मुलाकात है, अब उस रिश्ते में उलझने लगी थी जो उसे किसी अजनबी की तरह महसूस हो रहा था। समय बीतने के साथ लड़का और लड़की के बीच एक अनकहा बंधन बनता गया था। उनकी मुलाकातों में एक गर्मजोशी थी, एक ऐसी गर्मी जो एक दूसरे की आत्मा को छूने की कोशिश करती थी। लड़का अपनी सारी बातें उससे करने की कोशिश करता, लेकिन लड़की हमेशा एक कदम पीछे हट जाती। वह जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह एक अस्थिर रास्ता था, लेकिन फिर भी जब वह लड़के के साथ होती तो दिल में
एक अनकही चाहत का जन्म होता, एक ऐसा पल जो उसकी सच्चाई से दूर सिर्फ उस लड़की की दुनिया में था। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर से लड़ने लगती, उसका दिल उस लड़के के पास लौट आता। एक दिन एक गहरी मुलाकात में लड़का, जो उसे अब अपने दिल के करीब महसूस करता था, उसने लड़की से धीरे से कहा, तुमसे मिलने के बाद मैं समझने लगा हूं कि असली प्यार क्या होता है। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देखती हो? लड़की, जो उसकी आंखों में सच्चाई और गर्मजोशी देख रही थी, अचानक घबराई। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर था। वह उस रिश्ते में कहीं खो जाना नहीं चाहती थी। वह उसे देखती रही, लेकिन किसी वजह से उसके होंठ एकदम बंद थे। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं अभी उस जगह पर नहीं हूं जहां मैं किसी के साथ अपना भविष्य देख सकूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने यह सच कभी नहीं माना था, लेकिन अब उसे अपने दिल की सुननी ही थी। लड़का चुप हो गया, जैसे उसकी दुनिया एक पल में खत्म हो गई हो। वह उसकी आंखों में गहरी असहमति महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़की, जिसको वह इतना चाहता था, वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वह लड़का अब थोड़ा परेशान होकर बोला। लड़की ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे वह शब्दों में नहीं बदल पाई थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन मैं डरती हूं। मैं डरती हूं कि इस रिश्ते के साथ कुछ गलत होगा और मैं खुद को खो दूंगी। लड़के को यह सुनकर एक गहरी निराशा हुई, जैसे उसका दिल अंदर से टूट रहा था। वह लड़की के इतने करीब था और फिर भी वह उसके दिल के भीतर न जा सका था। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जैसे वह और दूर हो जाती। एक गहरी संजीदगी में कुछ हफ्तों बाद लड़का और लड़की के बीच कुछ और बढ़ा नहीं था। उनकी मुलाकातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। लड़का अब पहले जैसा उत्साही नहीं था। उसने सब कुछ खुलकर लड़की से कह दिया था, लेकिन अब वह कुछ खो सा गया था। वह हमेशा लड़की को समझाने की कोशिश करता, लेकिन लड़की का दिल अपनी जगह पर रुका हुआ था। एक दिन लड़का लड़की से मिलने के लिए उसके घर गया। लड़की अपने कमरे में बैठी थी और उसके चेहरे पर वह सुकून था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लड़के ने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया और भीतर आ गया। क्या तुम ठीक हो? उसने कुछ संजीदगी से पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और फिर बोली, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सोच रही हूं। लड़के ने उसे खुद के पास खींचते हुए कहा, तुम सोच रही हो कि क्या होगा अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या तुम भी मुझे खोना चाहती हो? लड़की ने उसकी बातों को सुनते हुए एक ठंडी सांस ली। मैं खोने से नहीं डरती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि कभी कभी प्यार अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो हम नहीं समझ पाते। लड़के को अब लगने लगा था कि यह सब सिर्फ उसके दिल का भ्रम था। उसने उसे कितना चाहा, लेकिन वह लड़की अपनी चाहत को समझने में असमर्थ थी। लड़के ने धीरे से कहा, तुम्हारे डर की कोई वजह नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की का चेहरा अब और ज्यादा उदास हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन को मेरी वजह से रोक दो। उसने यह कहते हुए खुद को उससे दूर कर लिया। लड़के को महसूस हुआ कि वह जितना चाह रहा था उतना वह लड़की के करीब नहीं आ सका। लड़की का डर उसे एक अनदेखी दीवार की तरह महसूस हुआ जो उनके बीच खड़ी थी। समय के साथ दोनों की मुलाकातें और कम होती गईं। लड़के ने लड़की से बार बार कोशिश की, लेकिन लड़की अब उस रिश्ते से बाहर निकल चुकी थी। उसने खुद को पूरी तरह से इस रिश्ते से अलग कर लिया था ताकि वह अपनी डर और चिंता से बाहर निकल सके। लड़के को अब यह समझ में आ चुका था कि प्यार हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम जितना चाहें किसी को पकड़ नहीं सकते। लड़की के दिल में हमेशा अपने डर और संकोच का एक हिस्सा था जो उसे कभी भी उस रिश्ते में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने नहीं दे सका। अंत में लड़के ने खुद से कहा, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। लड़की का दिल, जिसे वह इतना चाहता था, कभी उसका नहीं हो सका। यह एक दर्दनाक सच था जिसे वह अब पूरी तरह से समझ चुका था। बस के झटकों और अदृश्य दरारों के बीच जो कुछ भी बना था, वह अब धीरे धीरे टूट रहा था। लड़का और लड़की, जिनकी आंखों में कभी गर्मी और उम्मीदें थीं, अब उन आंखों में एक अजनबी सी ठंडक छाई हुई थी।
कभी वे एक दूसरे के बिना भी पूरा महसूस करते थे, अब वे एक दूसरे से और दूर होते जा रहे थे। लड़का करण जोशी ने महसूस किया कि वह अपनी दुनिया को उस लड़की के इर्द गिर्द घुमा रहा था, जबकि लड़की, जिसका नाम सिया था, जैसे ही उसे अपने डर और अपने भय का सामना करना पड़ा, वह और भी सख्त हो गई थी। एक दिन जब करण ने सिया से मिलने का फैसला किया, तो उसकी उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी थीं। सिया का दिल, जो कभी उसकी ओर खींचता था, अब जैसे एक अजनबी की तरह था। उन्होंने सिया को फोन किया, लेकिन वह हमेशा की तरह फोन नहीं उठा रही थी। फिर भी वह उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाने गया। इस बार वह जानता था कि इस मुलाकात में कुछ खास होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वह उस लड़की को समझने की कोशिश करना चाहता था, जिसे वह दिल से चाहता था। सिया के घर के पास पहुंचते ही करण ने उसके दरवाजे को हल्का सा खटखटाया। दरवाजा खुला और सिया सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वह कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी चुप्पी अब करण को एक तरह से डराने लगी थी, जैसे वह किसी गहरे गड्ढे में गिरने वाला हो। तुम ठीक हो? करण ने पूछा। सिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने लगभग बिना कोई भावनाएं दिखाए कहा, लेकिन उसकी आवाज में जो ठंडक थी, वह करण को पूरी तरह से बेचैन कर गई थी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर जैसे उसने अपने डर को निगलते हुए कहा, सिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, लेकिन क्या तुम यह सच में चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर यह सिर्फ एक पल का भटकाव था? सिया की आंखों में दर्द था, लेकिन वह यह दर्द किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके और करण के बीच एक बंधन था, लेकिन वह उस बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में एक खौफ था, एक गहरा डर कि वह इस रिश्ते में खुद को खो देगी। करण, सिया ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब यह बहुत कुछ बन चुका है। ये मेरा डर है। मुझे लगता है कि मैं खुद को तुम्हारे लिए खो दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे को अपने जीवन का भार बना लें। करण की आंखों में असहायता और एक गहरी निराशा थी। उसने देखा कि सिया अपने डर और संकोच को लेकर अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर चुकी थी। यह दीवार, जो वह खुद बना चुकी थी, उसे तोड़ने की कोशिश करना अब बेकार सा लग रहा था। वह जितना उसे समझाना चाहता था, सिया उतना ही खुद को दूर करती जा रही थी। क्या तुम सच में मुझे छोड़ देना चाहती हो? करण ने सवाल किया, और उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं आने देती थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों का यह रास्ता अलग है। करण का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वह जानता था कि सिया के भीतर यह डर छिपा हुआ था कि वह अपने डर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वह जानता था कि उसका प्यार सिया के लिए कभी एक परफेक्ट मिलन नहीं बन पाया था, कभी एक छांव की तरह था, लेकिन अब वह छांव भी धुंधली हो गई थी। दिनों तक करण ने सिया से कोई संपर्क नहीं किया। उसका दिल बहुत भारी था, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ निकाल लिया हो। वह अब महसूस करने लगा था कि कभी कभी प्यार अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो शायद कभी नहीं पाया जा सकता। सिया ने अपना रास्ता लिया और शहर छोड़ दिया। वह नए लोगों से मिली, नई राहों पर चली, लेकिन उसे यह सच्चाई भी थी कि वह हमेशा कुछ खालीपन के साथ जी रही थी। उसे कभी भी यह समझ में नहीं आया कि वह अपने डर से क्यों भागी थी। क्या वह सच में करण से प्यार करती थी, या यह सिर्फ एक भ्रम था? 1 साल बाद करण और सिया की मुलाकात फिर से हुई। सिया अब एक और आदमी से जुड़ी थी, और करण की आंखों में वह सिया नहीं थी जिसे वह कभी जानता था। वह लड़की अब किसी और की जिंदगी में थी, और वह कभी भी उसकी नहीं हो पाई। तुम ठीक हो? करण ने उसे देखा, और उसकी आवाज में वही पुरानी उदासी थी। सिया ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक नहीं थी। मैं ठीक हूं, उसने कहा। बस अपनी जिंदगी में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हूं। करण ने देखा कि सिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह लड़की नहीं थी जिसे वह जानता था, और न ही वह लड़का था जो उसे कभी सच्चे दिल से चाहता था। उनके दिलों में एक खालीपन था, और शायद हमेशा रहेगा। करण और सिया की मुलाकात के बाद महीनों तक दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी। एक तरह से
यह अलगाव उनके दिलों में गहरे भावनात्मक घाव छोड़ गया था। करण ने कभी सिया से मिलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह खुद को खो चुका था, जैसे वह उस रिश्ते को अपनी यादों में कहीं दबा चुका था। करण अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गहरे दर्द और अधूरे रिश्ते की छाया उसके साथ हर कदम पर थी। वह कभी कभी सोचता, क्या वह सिया से प्यार करता था, या वह सिर्फ उस डर से प्यार कर रहा था जो उसे सिया के दिल में छिपा हुआ था। यह सवाल उसे हर दिन सताता और वह सोचता, क्या उसका प्यार कभी असली था या वह बस किसी भ्रम का शिकार हो गया था। सिया दूसरी तरफ अपने निर्णयों के साथ संघर्ष कर रही थी। उसने खुद से कहा था कि वह डर को छोड़ने और अपने भविष्य को अपने हिसाब से जीने का फैसला ले चुकी है, लेकिन क्या वह सचमुच खुद को उस फैसले में पूरी तरह से ढाल पाई थी? क्या उसने सच में उस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था? एक दिन सिया अचानक एक नए शहर में चली गई, जहां उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके दिल में वही खालीपन था जिसे वह कभी न भर पाई। वह अपने अतीत से भाग रही थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी जो उसे बार बार करण की याद दिलाती। वह जानती थी कि उसने एक ऐसा रिश्ता खो दिया था जो उसे सच में कभी नहीं मिल सकता था। वहीं करण भी अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ की तलाश में था। उसने महसूस किया कि उसे सिया की यादों से खुद को मुक्त करने के लिए और समय चाहिए। उसे समझ में आ गया था कि कभी कभी प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि वह एक जटिल उलझन होती है जिसमें हम खुद को कभी नहीं पा सकते। लेकिन फिर भी एक हिस्से में वह सिया के साथ बिताए गए पलों की कमी महसूस करता था। कुछ महीनों बाद करण ने सिया के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। वह अपने पुराने शहर लौट आया और वहां उसे कई यादें घेरने लगीं। एक दिन उसे सिया का नाम सुनाई दिया। वह उसकी पुरानी सहेली से मिल रहा था जो उसे सिया के बारे में बता रही थी। सिया अब एक अलग जिंदगी जी रही थी, लेकिन कुछ पुरानी भावनाएं अभी भी उसके भीतर जीवित थीं। सिया ने खुद से कहा था कि वह करण को भुला चुकी है, लेकिन कभी कभी उसके दिल में वह यादें उस प्यार की तरह गूंजने लगतीं जो कभी उसे लगता था कि वह खो चुका है। एक शाम करण और सिया की मुलाकात एक संयोग से हुई। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुके थे, लेकिन जब उनकी आंखें मिलतीं तो वह पुरानी गर्मी और बेचैनी फिर से महसूस हो रही थी। वे एक छोटे से कैफे में मिले जहां उनके पास कोई और नहीं था, सिर्फ वह दोनों, और चुप्पी के बीच गहरी बातें करने का समय था। तुम ठीक हो? करण ने धीरे से पूछा, जैसे वह पुराने दिनों की यादों में खो चुका था। मैं ठीक हूं, सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक घना सा दर्द था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने अतीत से बाहर निकल सकी। करण ने उसके दर्द को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों को क्या हो गया था? क्या यह हमारी गलती थी या हम दोनों का प्यार कभी सही था ही नहीं? सिया की आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसने धीरे से कहा, हमें कभी यह समझ ही नहीं आया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, वह एक लंबा सफर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सही नहीं हो पाए क्योंकि हम खुद को कभी पूरी तरह से नहीं जान पाए। उनकी बातचीत खत्म हुई, लेकिन दोनों अब समझ गए थे कि उनके रिश्ते को खत्म हुए काफी समय हो चुका था। वे अब उस रिश्ते को किसी भी तरह से फिर से शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह एक अधूरी कहानी बन चुकी थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या वे दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते थे या सिर्फ उस भावना से भाग रहे थे जो कभी थी? वे शायद यह कभी न जान पाते। कभी एक साथ जीने का ख्वाब देखने वाले करण और सिया की कहानी अब उनके दिलों में एक अधूरा सवाल बनकर रह गई थी। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन एक दूसरे के बिना एक अलग दुनिया में खो गए थे। उनकी चाहत, जो कभी इतनी गहरी थी, अब एक मध्यम धुंध बन गई थी जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उनकी कहानी एक दर्दनाक सत्य को दर्शाती है। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी खुद को पूरी तरह से नहीं पा सकते, और जो प्यार हमें लगता है कि हम पा सकते हैं, वह हमेशा अपने समय के साथ बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।
दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रात का समय था, करीब 12 बजे। अचानक मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने धीरे से उठकर वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी भाभी बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी ओर थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे उनकी सिल्क की नाइटी की चमक मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और देखा कि बहन गहरी नींद में सोई हुई थी। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनके शरीर का पूरा रूप दिखाई दे रहा था। इस दृश्य को देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरा ध्यान पूरी तरह से भटक गया। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरी लंबाई 5 फीट 8 इंच है और मैं सामान्य कदकाठी का हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं मुंबई से गुजरात इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने एक महिला बैठी थी। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। उनका चेहरा एक अलग ही चमकली हुए था और उनके लंबे बाल उन्हें और भी खूबसूरत बना रहे थे। उनका शरीर बहुत सुंदर था और उनकी मुस्कान में एक खास बात थी, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी आकर्षक लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और आत्मविश्वास से मेरी नजरें उनके ऊपर थीं। ट्रेन के सफर के दौरान मैंने सोचा कि क्या मैं उनसे बात करूं? फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, जहाँ मेरा एक इंटरव्यू है। ये सुनकर वह बोली, अच्छा, मैं भी गुजरात की रहने वाली हूँ। मुंबई अपने पति से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका नाम ज्योति है। मैंने कहा, आप गुजरात के किस इलाके में रहती हैं? तो उन्होंने कहा, मैं भी कलोल में रहती हूँ। धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होती चली गई। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगीं और उनकी हंसी ने मेरे दिल को छुआ। हम एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में बातें करने लगे। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है और वह मुझे प्रोत्साहित करने लगी। सफर के दौरान हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूरी यात्रा में उनकी बातचीत और उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। रात के करीब 11 बजे ट्रेन कलोल स्टेशन पर रुकी। हम दोनों ट्रेन से बाहर निकले और मैंने देखा कि ज्योति का बैग काफी भारी था, तो मैंने उनकी मदद की। मैंने कहा, भाभी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूँ। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। कलोल में रात गहरी हो चुकी थी और स्टेशन के आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर आते ही ज्योति ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद मुझे होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ज्योति ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो हमारे घर आ सकते हो। रात का समय था और मुझे बैग उठाने में मुश्किल हो रही थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर फैसला किया कि मुझे मदद लेनी चाहिए। पास ही में मेरी एक दोस्त का घर था, जिसे मैं भाभी कहकर बुलाता था। मुझे लगा कि उनके घर जाना होटल से बेहतर रहेगा। हम दोनों रेलवे पटरी के किनारे किनारे चलते हुए भाभी के घर की ओर बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी हंसते हुए बोली, बस थोड़ी ही दूरी पर है। तुम देखना, मेरा घर बहुत आरामदायक और अच्छा है। उनके शब्दों ने मुझे राहत दी और मैंने सोचा कि यह शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। हम उनके घर पहुंचे और भाभी ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा। घर में हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगे चित्रों ने माहौल को और भी खास बना दिया। अंदर कदम रखते हुए मैंने कहा, थैंक यू भाभी, आपकी मदद के लिए। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा, भाभी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तुम सामने वाले कमरे में आराम करो। मैं उस कमरे में गया जहां भाभी ने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने कपड़े बदलने के बाद हाथ मुंह धोकर खुद को तैयार किया। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आईं।
उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे लेकिन उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने देखा और तुरंत बोला, भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। वह मुस्कुराईं और फिर रसोई में खाना बनाने चली गईं। मैं वहीं बैठा और फोन पर कुछ देखने लगा। भाभी रसोई में चावल और सब्जी बना रही थीं। कुछ देर बाद रसोई से खाने की खुशबू आने लगी और मेरी भूख और बढ़ गई। भाभी ने मुझे आवाज दी, खाना तैयार है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और भाभी ने मेरे सामने चावल और सब्जी परोसी। हम दोनों खाना खाने लगे और आपस में बातें करने लगे। भाभी ने पूछा, कैसा है खाना? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने जवाब दिया, घर भी बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? ये सुनकर मैं थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, वह भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। यह एक अच्छा और सुकून भरा पल था जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सुकून से समय बिता रहे थे। एक दिन मैंने पूछा कि इंटरव्यू का समय कब है, तो उन्होंने बताया कि कल सुबह 10 बजे हैं। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर निकल जाना। मैंने भी उनकी बात मान ली। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। भोजन साधारण था लेकिन बेहद स्वादिष्ट। खाना खाते हुए हम एक दूसरे से परिवार और जीवन के अनुभवों के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि उनके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वह अपनी बहन के साथ अकेली रहती हैं। उनकी सादगी और हंसी ठिठोली ने मेरे दिल में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ा दी। समय के साथ रात हो गई और हम दोनों ने मिलकर बर्तन धोए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है ना? मैंने उनकी बात का जवाब देते हुए पूछा, आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? आपके कमरे से बहुत अच्छी महक आ रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ महिलाओं के लिए है, तुम्हारे पसंद का नहीं होगा। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, मैं उनके कमरे में लेटा था। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आई और हंसते हुए बोली, अब क्या और पूछना चाहते हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्या पूछना चाहती हैं? वह मेरे चेहरे को देखते हुए बोली, अगर तुम्हारी जॉब यहां लग गई तो फिर तुम कहां रहोगे? मैंने कुछ देर सोचा और कहा, कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। वह चुप हो गई और फिर बोली, क्या तुम मेरे घर रह सकते हो? मैंने थोड़ी संकोच से कहा, लेकिन भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? वह हंसी और बोली, तब तक जब तक तुम चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ये ठीक नहीं होगा। वह समझ गई और बोली, ठीक है, तुम रेंट पर रह सकते हो, जो किराया तुम बाजार में दोगे वही मुझे दे देना, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। ये विचार वाकई में अच्छा था, लेकिन मैंने कहा, पहले जॉब तो लगने दो, फिर देखेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है? मैंने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, बस मुझे यकीन है। मैंने फिर कहा, देखते हैं। फिर वह बोली, अगर जॉब लग गई तो क्या तुम मेरे घर रहोगे? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और इस बात से हमारे बीच एक अच्छी समझ बन गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब हमें सोना चाहिए, सुबह मुझे भी जल्दी उठना है। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भी काम पर जाना है। वे भी किसी कंपनी में काम करती थीं। मैंने पूछा, मैं कहाँ सो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों एक ही कमरे में सो सकते हैं। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। उन्होंने फिर कहा, वह कमरा थोड़ा गंदा है, तुम यहीं पर मेरे कमरे में सो जाओ। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली और बिस्तर ले लिया। एक दिन मैं घर पर कुछ काम कर रहा था, तभी भाभी ने मुझे कहा, तुम मेरे कमरे में आराम से सो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि शायद इससे कोई समस्या नहीं होगी। भाभी ने मुझे कंधा देकर आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और खुद नीचे लेट गई। कमरे में शांति और सुकून का माहौल था। धीरे धीरे मैं भी आराम से सोने की कोशिश करने लगा। रात करीब 12 बजे मुझे अचानक नींद खुली और मैंने वॉशरूम जाने का निर्णय लिया। जब वापस आया तो देखा कि भाभी उल्टा लेटी हुई थीं और मुझे ध्यान आया
कि मुझे उनके साथ अधिक बातचीत करने का कोई अवसर नहीं मिला था। हालांकि मैंने सब कुछ शांतिपूर्वक लिया और फिर से सोने की कोशिश की। सुबह भाभी ने मुझे 7 बजे उठाया और चाय पीने के लिए बुलाया। मैंने कहा, भाभी, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाई है। जब मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी और उनका तरीका भी थोड़ा अलग था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और बताना कि क्या हुआ। मैंने ओके कहा और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। इंटरव्यू के बाद मैं वापस आया तो भाभी का घर बंद था और मैंने उनका नंबर भी नहीं लिया था। मैंने सोचा, अच्छा, भाभी को फोन कर लूंगा। फिर शाम को भाभी घर लौटी और वह बहुत स्टाइलिश नजर आ रही थीं। आते ही उन्होंने कहा, ओह सॉरी, मुझे भूल गया था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। वह जल्दी से कपड़े बदलने के लिए गईं और फिर एक आरामदायक टी शर्ट और लोअर पहनकर वापस आईं। भाभी ने पूछा, क्या हुआ, इंटरव्यू में कुछ समस्या हुई? मैंने उन्हें बताया, नहीं, जॉब लग गई है, बस 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। भाभी ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छा है, फिर तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं, मुझे घर जाकर अपने परिवार से मिलना है। भाभी ने थोड़ी उदासी जताई, लेकिन फिर वह समझ गईं कि मैं वापस क्यों जा रहा था। मैं आऊंगा और कुछ जरूरी सामान भी ले आऊंगा, मैंने कहा। इस पर भाभी ने एक हल्की सी उम्मीद भरी नजरों से मुझसे पूछा, क्या तुम वापस आओगे? उनके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि जैसे मेरे बिना उनका मन कहीं नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मैं जरूर आऊंगा। तो भाभी थोड़ी सी राहत महसूस करते हुए बोली, अच्छा, तो फिर तुम कब जाओगे? ट्रेन कब की है? मैंने जवाब दिया, कल सुबह की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गईं और बोली, ठीक है, फिर आज तुम आए हो तो रूम की सफाई कर लेते हैं और शाम को कुछ खास करेंगे। मैंने पूछा, क्या खास करेंगे? तो भाभी बोली, तुम्हारी जॉब लग गई है तो पार्टी करते हैं। पार्टी? भाभी, मैं तो काफी बचत में हूं, पैसे कम हैं, मैंने कहा। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, पार्टी में दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाएगी तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई। फिर भाभी ने पूछा, क्या तुम घर पर खाना खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, क्या तुम ड्रिंक करते हो? मैं थोड़ा चौंका, लेकिन पहले कुछ बोल पाता। तब तक भाभी ने कहा, ठीक है, तो तुम बाहर से एक बोतल ले आना, मैं तब तक कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और बोली, एक रेड लेवल की बोतल ले आना, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी ले आना, और हाँ, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैंने पैसे लेकर दुकान की ओर रुख किया। वहां 970 रुपये की एक बोतल मिल रही थी और मैं पहले कभी भी इतने महंगे ब्रांड पर नहीं गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। फिर मैंने वही खरीदी। आज का दिन कुछ खास था। मैंने ऑफिस से आते ही फ्रेश हो जाने का मन बनाया। साथ में कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले आया ताकि घर में एक छोटी सी पार्टी का माहौल बनाया जा सके। घर पहुंचते ही मुझे देखा तो भाभी ने मुझे देखकर कहा, तुम थोड़ा आराम करो, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। भाभी ने आलू गोभी की सब्जी और पूरी बनाई थी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। भाभी नहाने जाती रही थी। भाभी ने मुझे कहा, तुम पहले नहा लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। तो भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, ये लो, एक लोवर और टी शर्ट पहन लो। मैंने उनके दिए कपड़े पहने और फ्रेश हो गया। जब मैं भाभी के पास पहुंचा तो वो भी तैयार हो चुकी थीं। हमें साथ में चाय और स्नैक्स का आनंद लेना था और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। भाभी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कैसी गर्लफ्रेंड है? मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, बस एक ही है भाभी। भाभी हंसते हुए बोली, तुम तो बहुत शर्मीले हो। हम दोनों के बीच हल्की सी बातचीत हुई, लेकिन यह पूरी बातचीत आदर्श तरीके से थी और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा। भाभी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, रिश्तों में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? मैंने कहा, भाभी, रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है सम्मान और भरोसा।
अगर दोनों चीजें हों तो हर रिश्ता मजबूत रहता है। भाभी ने कहा, सच में तुम सही कहते हो। हमने साथ में स्नैक्स और चाय का आनंद लिया और फिर भाभी ने मुझसे कहा, जब भी तुम्हें समय मिले तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ और ज्यादा वक्त बिताओ। रिश्तों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस छोटे से समय में हम दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी और समझी। हमने समझा कि रिश्तों में आपसी सम्मान, भरोसा और प्यार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाभी ने कहा, रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से निभाते हो तो सब कुछ ठीक रहता है। हम दोनों ने इस समय का पूरा आनंद लिया और एक दूसरे को समझने का एक नया तरीका पाया। मुझे एहसास हुआ कि यह छोटी सी बातचीत मेरे जीवन में एक बड़ी सीख बनकर आई, लेकिन समय की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे ही वह मीठा पल समाप्त हुआ, मैं महसूस करने लगा कि हमारे बीच जो समझ और सहजता थी, वह अचानक किसी गहरी खाई में गिरने लगी। भाभी की बातों ने जैसे एक बीज बो दिया था, लेकिन उस बीज के अंकुरित होने के बाद वह जड़ें गहरी होती गईं और कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में सिर्फ समझ और प्यार ही नहीं, बल्कि अनकहे आघात और गहरे छुपे हुए जख्म भी होते हैं। हमारी बातचीत की मिठास धीरे धीरे कसैले एहसास में बदलने लगी। भाभी की मासूमियत में एक गहरी थकान थी जो वह कभी सामने नहीं लाती थी। वह खुद को उस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थीं, लेकिन क्या सच में वह खुश थीं? क्या सम्मान और भरोसा उनका दिल से मिल पा रहे थे या बस एक दिखावा था? मेरी आंखों में उनके संघर्ष की छाया छिपी हुई थी, जो अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। कभी कभी हम रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि हम खुद को भी भूल जाते हैं। भाभी ने यह बातें मुझसे इसलिए कही थीं ताकि मैं अपने रिश्तों की अहमियत समझ सकूं, लेकिन क्या वह खुद अपने रिश्ते की अहमियत समझ पाई थीं? उनकी चुप्पी और वह हल्की सी मुस्कान जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी, अब मुझे एक मास्क जैसा महसूस होने लगा था। जब वह कहती थीं, रिश्ते कभी आसान नहीं होते, तो वह अपनी पीड़ा और थकान को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनका मतलब था कि हम कभी भी अपने दर्द को दूसरों से साझा नहीं कर पाते, क्योंकि रिश्तों की उम्मीदें और जिम्मेदारियां हमसे बहुत अधिक होती हैं। शायद यही कारण था कि वह दूसरों को अपना समय देने की सलाह देती थीं, ताकि वे अपने रिश्तों में खोकर खुद को न भूल जाएं। ये एहसास मुझे गहरे अंदर तक झकझोर गया। रिश्तों की सच्चाई इतनी कड़ी थी कि हमें समझने में समय लगता है, और अक्सर हम उन चुपके से रोते हुए चेहरों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं। उस छोटे से वक्त में भाभी ने जो कहा था, अब वह एक भारी सच बनकर मेरे दिल में बैठ गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। जितने कंफर्म टिकट वाले थे, उससे तो कहीं ज्यादा वेटिंग वाले बैठे थे। अप्रैल मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, लोग बहुत परेशान थे, लेकिन एक लड़का अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है, क्योंकि उसके बगल में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं, जो कि अपनी मां के साथ मुंबई से बनारस जा रही थीं। दोस्तों, उसकी जिंदगी का एक सबसे यादगार सफर होने वाला था। उस एक के सफर में क्या कुछ हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ खबर तक नहीं लगती। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, यह कहानी है अप्रैल 2024 की, जब मुंबई के लोकमान्य तिलक से गोरखपुर के लिए ट्रेन रवाना होने वाली थी। ट्रेन संख्या 12,000 से भी ज्यादा की संख्या थी। उसमें से एक महिला बैठती है, जिनका नाम यशोदा देवी भी होता है। अपनी 2 बेटियों के साथ वह बनारस जा रही थी। अब दोस्तों, ट्रेन में इतनी भीड़ थी जिसका कोई हिसाब नहीं। जो भी वेटिंग वाले थे, जिनको जहां भी जगह मिला, गलियारे में, फर्श पे, दरवाजे पर, बाथरूम के अगल बगल सब लोग बैठ गए, क्योंकि स्लीपर डब्बे में इन लोगों का टिकट होता है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वो लोग आते हैं तो उनका टिकट होता है 24 नंबर, जो कि मिडिल सीट होती है, और लोअर सीट एक लड़के का था जिसका नाम शिवा होता है। वह अपने सीट पर बैठा था। खिड़की के बगल में बैठा था एक और बंदा बैठा था, और तभी यह तीनों लोग आती हैं, यशोदा और उनकी 2 लड़कियां। एक का नाम रेखा होता है, जिसकी उम्र 21 साल होती है, और एक का नाम रिया होता है, जिसकी उम्र 18 साल होती है। दोनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत,
अब खिड़की के बगल में जो है वह शिवा बैठा हुआ था। उसकी उम्र भी 24 साल की होती है। तो जब आती है बैठती हैं, तो दोस्तों जब 3 लोगों की जगह थी उस पर 5 लोग बैठ जाते हैं तो दोस्तों परेशानी होने लगती है। अब जो यशोदा होती हैं वह शिवा से कहती हैं कि बेटा आपका कौन सा सीट है। कहता है मेरी यही सीट है। तो कहती हैं कि अगर आप मुझे खिड़की के बगल में आ जाने दोगे, गर्मी बहुत लग रही है और तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मेहरबानी होगी। वह देखता है कि अच्छा इनके बगल में 2 लड़कियां इनकी बैठी हैं। वह फौरन कहता है कि ठीक है आंटी आ जाइए, कोई बात नहीं। दोस्तों वह उधर चली जाती है और वह इधर आ जाता है, सीट बदलकर रेखा के बगल में। अब दोस्तों जब उसके बगल में बैठ जाता है तो रेखा बड़बड़ा है, कहती है कि मम्मी का भी अलग ड्रामा रहता है। पापा कह रहे थे कि ऐसी का टिकट निकाल दूं, तो मम्मी ने कहा कि घुटन होती है और अब यहाँ पर आई है तो गर्मी लग रही है। अब दोस्तों कभी वह अपना पैर देखती, कभी उसके बगल में जो शिवा का पैर होता बैठा था उसका देखती, कभी अपना कंधा देखती उसका देखती। अब वह खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों कहाँ जाती खिसक कर, क्योंकि जगह तो थी नहीं। तभी कहती है कि बहुत परेशानी है, इतनी गर्मी है, कैसे पहुंचेंगे बनारस तक। अब दोस्तों उसके बाद शिवा कहता है कि स्ट्रेट में तो ऐसे भीड़ होती है, हमेशा भीड़ रहती है। एक बार तो मैं बाथरूम में बैठकर चला गया था घर। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो रेखा होती है कहती है छी भैया कैसी बात कर रहे हो, बाथरूम में बैठकर चले गए थे, उसमें कैसे बैठकर चले गए। तो कहता क्या करूं, टिकट था नहीं और जुगाड़ से किसी के पास थोड़ा सा जगह लेकर मैं बैठ गया था, लेकिन बाथरूम जाना पड़ा तो आधे घंटे मुझे वहां तक जाने में लग गए। इतनी भीड़ थी और जब वहां गया तो मुझे खाली लगा। मैं सोचा चलो यहीं बैठ जाता हूं, तो वहीं बैठकर चला गया। रेखा बोली भैया बड़ी विचित्र कहानी है, आपकी बात रूम में बैठकर आप चले जाते हो। अब थोड़ा सा उससे दूर खिसकने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहाँ जाती, जगह तो था नहीं। उसके बाद दोस्तों अब 1 घंटा बीत गया, ट्रेन चल पड़ी, ना कोई ठंडा वाला आया ना कोई पानी वाला लाया। जो भी यह लोग पानी लाए थे सब पी पी कर खत्म कर दिए। अब रेखा कहती है कि कोई आ भी नहीं रहा है, बताओ हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तभी दोस्तों एक छोटे से स्टेशन पर अब गाड़ी खड़ी होती है और जहां पर ये लोग बैठे थे तो वहां पर एक इमरजेंसी विंडो थी जिसका ग्रिल ऊपर करके और उसमें से निकला जा सकता था। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है, शिवा जो है वह फौरन उस खिड़की से कूद जाता है, इधर उधर दुकानें देखने लगता है। तो एक छोटी सी दुकान दूर पर दिखती है, जाता है वहां से पानी लेता है और लाकर पीने लगता है। अब ये लोग देखती हैं तो कहती हैं यार हम भी पानी मंगा लेते। अब उससे बुलाती हैं कि भैया 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 करके, वह सुनता ही नहीं है, क्योंकि जो भी गेट की तरफ लटके हुए थे लोग थे वहां सभी लोग भी प्लेटफार्म पर उतर जाते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। तभी रेखा जो है उसको जोर से बुलाती है, कहती है ओ बाथरूम वाले भैया। अब दोस्तों जैसे ही वह ये कहती है बाथरूम वाले भैया, क्योंकि अपना राह जो है खिड़की से बाहर निकाल के बोलती है, वैसे ही सारे लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। शिवा भी इसकी तरफ देखता है और उसके बाद वह आता है, उसके पास उसको इशारा करके बोला है, कहती भैया 50 ले लो और जाओ जरा 2 बोतल पानी ला दो। वह जाता है, पानी लेकर आता है और जैसे ही देता है ट्रेन चल पड़ती है। वह कहती है अरे भैया बैठो, आप जल्दी बैठो। कैसे बैठोगे, दौड़ के जाता है दरवाजे की तरफ और वहां से फिर 10-15 मिनट में अंदर आता है और जैसे ही आता है तो एक सामने जो बैठा था वह कहता है कि बाथरूम वाले भैया आ गए। अब दोस्तों जैसे ही सुनते हैं सारे लोग फिर हंसने लगते हैं। कहता है हाँ बताओ भाई साहब, ऐसे भी भला कोई कहता है। जैसे ही इन्होंने कहा कि वह बाथरूम वाले, तैसे ही सारे लोग मुझे देखने लगे जैसे मैं कोई बाथरूम साफ करता हूँ। तो रेखा जो है हंसने लगी, बोली सॉरी भैया, लेकिन आपका नाम ही पता नहीं है और नॉर्मल तरीके से बुला रही थी तो आपने सुना ही नहीं, तो मुझे कहना पड़ा आपका क्या नाम है तो बोला मेरा नाम शिवा है। तो रेखा ने कहा कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा नाम है आपका। फिर वो खिसक जाती है और अपने ही बगल उसे बैठने का इशारा करती है। शिवा जो है वहां पर बैठ जाता है। 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लाया था। उसके बाद वह यशोदा से कहता है कि आंटी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पी लीजिए, अभी थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाएगी। वो कहती मैं यह सब नहीं पीती और रिया को बोलता है कि तुम पी लो। कहती है हाँ लाओ, क्यों नहीं पीऊंगी। फिर रेखा को देता है
रेखा कहती है कि भैया, दूर लीटर कोल्ड ड्रिंक आप लाके अकेले पी लेते आप। वो बोला, अरे सुबह तक पीता, और वैसे भी कौन सा यहाँ पर मिलने वाला है। फिर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिलहाल ऐसे सफर की शुरुआत होती है। अब दोस्तों, ट्रेन धड़ाधड़ धड़ाधड़ चल रही थी। जलगांव आ गया, नासिक आ गया, उसके आगे ट्रेन निकल गई। अब इन लोगों को जो रेखा थी वरिया से कहती है, यार कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया होता तो अच्छा होता। अब बता, प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उन लोगों को जाना था वॉशरूम, वह बड़बड़ा आती है तो यशोदा से कहती है। मम्मी उठती है और जाकर देखती है कि गैलरी में इतनी भीड़ थी। वह फिर वापस आकर सीट पर बैठ जाती है। अपने मम्मी से इशारा करके कहती है, मम्मी जाना था लेकिन बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं। तो शिवा कहता है, क्या हुआ, चले जाओ, लोग उठ जाएंगे, जो भी बैठे हैं आने जाने नहीं देंगे क्या। तो कहती है, भैया कौन किसको कहे, और हम लेडीज हैं, जानते ही हो। तो यशोदा कहती हैं कि भैया अगर तुम चले जाते तो थोड़ी मेहरबानी होती। वो बोलता, हाँ ठीक है चलो। अब दोस्तों, वो आगे आगे जाता है, ये लोग पीछे पीछे जाती हैं और सबको जो गैलरी में बैठे थे लेटे थे उनको हड़काते हुए कहता है, वह भाई जरा सिमट ले, जरा खड़ा हो जा, और भाई चारपाई लेकर आ जाता, ऐसे क्यों फैल रहा है। तो इस तरीके से सबको बोलते हुए, सब पर कमेंट करते हुए, और उन लोगों को बाथरूम तक लेकर चला जाता है। बाथरूम में जाता है तो वहां भी सारे बाथरूम बिजी थे। एक खुलता है तो उसमें रिया चली जाती है और रेखा और शिवा जो है वहां पर खड़े रहते हैं। तभी एक लड़का जो था, जो कि दरवाजे पर लोग बैठे थे, वह जो है रिया को घूर रहा था। शिवा उसको देखता है तो बोलता है, क्या भाई इंसान नहीं देखा है, क्या डायनासोर के जमाने से आया है। अब दोस्तों नजरें झुका लेता है, रेखा हंसने लगती है। दोस्तों फिर जो है बाथरूम खाली होते हैं तो ये दोनों चले जाते हैं और उसके बाद फिर सारे लोग वापस आते हैं। और आने के बाद जो है वह रेखा कहती है, मम्मी अगर ये नहीं जाते तो वाकई में हम लोग नहीं जा पाते, वाकई में बहुत भीड़ है। रिया कहकर हंसने लगी कि भैया ने तो एक को ऐसे कहा, एक को ऐसे कहा। फिलहाल दोस्तों अब सारे लोग बैठ गए और रात को 10 बज गए। ये हुआ कि कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो ये लोग रोटी सब्जी लाए थे, रिया, रेखा और उसकी मम्मी जो थी यशोदा। ये लोग अपना निकाल के खाने लगती हैं। कहती, भैया थोड़ा उधर हो जा, जाते तो हम लोग खा लेते। वह खिड़की की तरफ चला जाता है। लोग निकालते हैं तो उससे कहते हैं, भैया तुम कुछ नहीं लाए। तो कहता है कि नहीं नहीं आंटी, आप लोग खा लो। तो रेखा कहती है, अरे हम तुम्हें खिला नहीं रहे, तुम्हें पूछ नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं तुम लाए हो कि नहीं। लाए हो तो बोला कि नहीं, मैं लाया तो हूं, लेकिन अब आप लोगों के बीच में कैसे खाऊं। पता नहीं आप लोग खाते होंगे कि नहीं, खाते होंगे तो नहीं अच्छा लगता। रेखा ने कहा, क्या ऐसा ले आए हो तुम जो हम लोग बीच में नहीं खा सकते। बोला, बिरयानी लाए हैं पैक कराकर, तो चिकन बिरयानी है। तो रेखा कहती है, अरे हम लोग खाते हैं, कोई बात नहीं, मम्मी नहीं खाती है, हम लोग खाते हैं तो तुम खा लो। मम्मी तू इधर आ। अब दोस्तों वह फिर उधर कर देती है मम्मी को, और फिर ये तीनों लोग एक साथ हो जाते हैं। अब दोस्तों शिवा जो है मुरादाबादी बिरयानी लेकर आया था। जैसे ही खोलता है, उसका पैकिंग करवा के लाया था, पूरा डब्बा महक जाता है। और उसके बाद वह इन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी खा लो थोड़ा थोड़ा। वह कहते हैं, भैया आप मेरा रोटी लोगे तो हम खा लेंगे, आप पहले रोटी ले लीजिए। इस तरीके से दोस्तों ये लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद फिर जो है सोने की बारी आती है। अब मिडिल सीट जो है इन लोगों का था, एक सीट पी, ये 3 लोग थे, लोअर सीट इसकी थी। तो ये सौदा कहते हैं, भैया एक काम करो, आप जो है बीच वाले सीट पर आ जाओ और हम लोग नीचे बैठकर लौटते पड़ते कैसे भी करके अपना चले जाएंगे। क्या करें, एक ही टिकट है। तो बोलता है, नहीं आंटी, आप आराम से बीच वाले अपनी सीट पर सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम लोग जो है इस पर चले जाएंगे और जब जरूरत होगी तो मैं नीचे सो जाऊंगा, फंस पर ही सो जाऊंगा। कोई बात नहीं, ये लोग इसी पर सो जाएंगे। भाई लेडीज है, परेशानी ना हो। उसकी माँ कहती है कि बेटा आपका तो कंफर्म टिकट है, आप कैसे नीचे सो जाओगे। बोला, आंटी आपने सुना नहीं कि मैं बाथरूम में भी चला गया था। फिर एक बार सारे लोग हंसने लगते हैं। अब रिया कहती है, ओहो भैया आपने फिर वही बात शुरू कर दी, अब जो खाए पिए हैं उल्टी करवाओ, गच्छी। तो इस तरीके से बात करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है सीट उठाई जाती है,
सारे लोग लगभग खा चुके थे, सब अपने अपने सीट पर चले जाते हैं और रिया जो है वह सीट पर पहले तो आधा लेटती है और उसके बाद पूरा फैल जाती है। और शिवा जो है वह बैठा था, उसके बगल में रेखा बैठी थी। अब दोस्तों धीरे धीरे 12 बज जाते हैं। कुछ देर ये लोग मोबाइल देखते हैं, उसके बाद मोबाइल भी अपना रख लेते हैं, क्योंकि भाई शिवा का तो मन लग नहीं रहा था, उसका दिल कहीं और होता है। धीरे धीरे जो है वह रेखा को झपकी आने लगती है, तो वह शिवा के कंधे पर अपना सर रख देती है और उसके बाद सोने का प्रयास करती है, लेकिन फिर चौंक के अपना सर उठा लेती है। शिवा कहता है, कोई बात नहीं रख सकती हो, रख लो। अब दोस्तों इत्मीनान से अपना सर रख लेती है और उसके बाद सोने लगती है। और जब शिवा देखता है कि यह सो रही है तो वह गिरे ना, उसको संभालने के लिए वह जो है पीछे से हाथ ले जाता है और उसके कमर पर हाथ रख देता है, मतलब उसको थामने का प्रयास करता है। तभी जो है रेखा की आंख खुल जाती है। अब आंख खुल जाती है तो दोनों की धड़कनें तेज हो जाती, सांसें तेज चलने लगती हैं। रेखा कहती है कि क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो नींद ही नहीं आएगी। शिवा कहता है कि सोना जरूरी है क्या? तो रेखा कहती है कि डर नहीं लग रहा। इतने लोगों के बीच में शिवा कहता है कि डर तो लग रहा है, लेकिन लोगों से नहीं, तुमसे लग रहा है। तो उससे कहती है रेखा कि तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें डर भी लग रही है दोस्तों। फिर वह हाथ उठा लेता है, वहां से हटा लेता है उसके कमर से। वह कहती है, कोई बात नहीं, डरो मत, लेकिन इससे आगे बढ़ो भी मत। वह खुद उसका हाथ पकड़ के अपने कमर पर रख देती है और कहती है, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों बैठ जाते हैं। सारे लोग सो गए, लेकिन ये दोनों जो है आपस में बात करने लगे। क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कितना पढ़े लिखे हो, घर में कौन कौन है, कितना कमा लेते हो, इस तरह की बातें, धीरे धीरे प्यार भरी बातें दोनों में शुरू हो जाती हैं। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ उमड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अब वह लोग बैठे थे, रिया सोई थी, क्या कर सकते थे ट्रेन के अंदर। अब दोस्तों 2 बज गए। इसी तरीके से फिर जो है यशोदा है वह उठ जाती हैं और फिर वह देखती हैं कि यह दोनों जग रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। वह झुक कर देखती हैं, कहती हैं रेखा। दोस्तों रेखा जो है वह सिमट गई, सोने का बहाना करने लगी। तो वह कहती है कि रेखा तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ जाती हूँ। शिवा जो है वह तुरंत जो है वह नीचे फर्श पर लेट जाता है, कहता है, नहीं नहीं आंटी, अब मैं नीचे सो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पर सो जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आपको। दोस्तों वह चाहता था कि रेखा जो है वह उससे दूर जाए, ही ना उसी सीट पर रहे, इसीलिए वह चप्पलों और जूतों पर ही लेट जाता है आनन फानन में, कि ताकि यशोदा को यकीन हो जाए कि हाँ यह लोग सो रहे हैं। अब जब यशोदा उसको देखती है कि हाँ यह सो गया है दोस्तों, फिर वह इत्मीनान से सो जाती है और उसके बाद जो है यह अपना हाथ लटका है और शिवा के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, सो गए क्या? शिवा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है, कस के कहता है कि कहाँ नींद आ रही है। तो कहती है, उठ के बैठो। उठ के बैठता है, कहती है, नीचे से बैग निकालो। सीट के नीचे से बैग निकालता है और उसमें से एक चद्दर निकाल के उसको देती है, कहती है कि इसको बिछा लो। और उसके बाद दोस्तों उस चद्दर को बिछा लेता है, उसके बाद लेट जाता है, लेकिन फिर वही सिलसिला उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों को नींद कहाँ आ रही है, कभी वह उठकर बैठ जाता, कभी वह उठकर बैठ जाती। इस तरीके से उठक बैठक लगाते हुए वह रात बीत जाती है। एक बहुत ही यादगार उन दोनों की जिंदगी की ये रात बीत जाती है और सुबह 6 बजे ट्रेन को इटारसी पहुंचना था, वहां पर उसका स्टॉप था। लेकिन उससे पहले जो है यशोदा उठ जाती हैं और कहती हैं, भैया जरा बाथरूम तक अगर रास्ता क्लियर करवा देते, क्योंकि सारे लोग बेसुध सोए हुए थे, रात के 4-5 बज रहे थे। तो वह जो है आगे आगे जाता है और ये पीछे जाती हैं। उसके बाद फिर आती है, इन लोगों को भी बुलाती हैं, कहती हैं कि जाओ वरना सब कुछ बिजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग जाते हैं और फिर जब सुबह 7 बजते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, लोग चाय नाश्ता कॉफी ये सब करते हैं और उसके बाद फिर जो है दिन के सफर की शुरुआत होती है। ये लोग ट्रेन में बैठकर खाते पीते हैं, बातें करते हैं और ट्रेन अपनी स्पीड में बनारस की तरफ जा रही थी। खाना मंगाना, साथ में खाना, ये सब चलता है दोस्तों। शाम को 5 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंचने थी, यानी कि इलाहाबाद, लेकिन वह पहुंचती है 8 बजे, 3 घंटे लेट थी वहां पर।
अब ये लोग बैठे बैठे थक गए थे। जो है खिड़की से बाहर निकल जाता है। शिवा तो जो रेखा थी और रिया थी, वह कहती हैं भैया हमको भी जरा निकाल लेते बाहर, इसी खिड़की से तो हम भी थोड़ा घूम लेते, क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे ट्रेन रुकेगी। तो वह जो है उनको उस खिड़की से बाहर निकलने में मदद करता है। फिर ये लोग जाते हैं, खुश खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद फिर वह लोग उसी खिड़की से वापस अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों, सीवन पर वाराणसी जंक्शन पर उस ट्रेन को पहुंचना था, लेकिन 4 घंटे लेट होने की वजह से वह 11 बजे रात को पहुंचती है। सारे लोग उतरते हैं। जो रेखा के मौसा थे, वह अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पर आए हुए थे। अब बिछड़ते वक्त जो है इन दोनों के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। तो यशोदा कहती हैं कि भैया अब तुम अपने घर कैसे जाओगे? तो कहता है मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मैं पिंडरा तहसील का रहने वाला हूँ। इस टाइम तो मैं जाऊंगा नहीं, इसी स्टेशन पर ही रहूंगा, क्योंकि इस टाइम तो कोई साधन मिलेगा नहीं और मैं सुबह जाऊंगा। तो कहती हैं भैया आप पूरी रात परेशान हुए, हम लोगों की वजह से आप नीचे सोए, अब यहाँ पर भी रात भर मच्छर काटेंगे, आप कैसे सोएंगे? तो एक काम करो, आप मेरे बहन के ही घर चलो, वहां पर आराम से सोना, कल सुबह निकल जाना। अब दोस्तों, जैसे ये बात सुनते हैं तो इन लोगों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। ये कहता है ठीक है आंटी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इतना ध्यान दिया। तो कहते हैं भैया इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी ही आदमी के काम आता है। अब दोस्तों, वह उनके घर पहुंचता है, मेहमानों की तरह अच्छा खाना खाता है, अच्छे बिस्तर पर सोता है, और फिर सुबह जो है वह 9 बज जाता है। जब ये लोग उठते हैं, उठने के बाद फिर नहाते हैं, बढ़िया नाश्ता करते हैं, जो कि उसकी मौसी ने और उसकी मौसी के एक लड़की ने बनाया था, और फिर उसके बाद ये लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर जो है यशोदा कहती हैं, रेखा उसको फोर्स करती है, कहती है जरा रुक जाओ ना, शाम को चले जाना। यशोदा कहती है कि हाँ भैया शाम को चले जाना, चलो हम लोग बनारस जा रहे हैं घूमने, तुम भी चलो, कुछ हमारे साथ घूम लो। बोला कोई बात नहीं, मैं तो सारा कुछ घुमा हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ घूम लेता हूँ। अब दोस्तों, वह दिन भर घूमते हैं, और इस बीच में जो है रिया को और उसकी जो मौसी की लड़की थी, इन दोनों को पता चल चुका था कि शिवा में और रेखा में क्या चल रहा है। अब वह दोस्तों उन लोगों का फोटो खींचती हैं, मजाक करती हैं, और उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है। शिवा अपने घर को जाता है। जब जाने वाला होता है तो रेखा की आंखें जो हैं वह आंसुओं से भर जाती हैं। शिवा का भी यही हाल होता है। ये कहती है कि भैया अभी हम 15 दिन रहेंगे और आ जाना, घूम जाना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वह कहता है आंटी मौका मिलेगा जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे भी 15 दिन ही रहना है, उसके बाद मुझे भी मुंबई जाना है। अब दोस्तों, उसको रहना था 2 महीने, लेकिन वह 15 दिन इसलिए बोलता है कि साथ में जाने का शायद मौका मिल जाए। अब दोस्तों, वहां से शिवा चला जाता है। जाने के बाद रेखा को फोन करता है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रेखा कहती है फिर छोड़कर चली गए और मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। दोस्तों, 1 हफ्ते बीतता है और एक दिन मोटरसाइकिल लेकर शिवा जो है वहां पर पहुंचता है। उसको देखते ही इन लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। जो रेखा थी वह दोस्तों जैसे ही मौका मिलता है उससे लिपट जाती है और कहती है बहुत दिन बाद आए आप। कहता है कि मुसाफिर का क्या भरोसा, क्या पता यह मुलाकात अंतिम मुलाकात हो। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो है वह दिन भर रहता है और फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ठीक 15 दिन बाद फिर उसी वाराणसी जंक्शन पर ये चारों लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि अब ये वापस मुंबई जा रहे थे। अब की बार इनका जो टिकट था वो एसी का था और चारों का कंफर्म टिकट था। एक बार फिर मौज मस्ती करते हुए ये वापस जाते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, और उसके बाद से दोस्तों इन दोनों में, रेखा में और शिवा में लगातार फोन पर बातें होती रहीं। दोनों एक दूसरे के साथ निमन्ने की कस्में खाते रहे। दोनों में बेपनाह प्यार हो जाता है। अब दोस्तों, दोनों शादी करना चाहते हैं। इस बात को 3 महीने बीत गए हैं। अप्रैल मई में जो कहानी शुरू हुई थी, जो सफर शुरू हुआ था, सितंबर आ गया है। लेकिन दोनों की हैसियत में काफी फर्क है। जहां पर उसके जो पिताजी हैं, रेखा के पिताजी लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, वहीं पर इसकी सैलरी जो है 50,000 की है। लेकिन फिर भी इन दोनों को उम्मीद है कि इन दोनों की शादी जरूर होगी। लेकिन आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। दोस्तों, यह कहानी जो है वह रेखा ने मुझे शेयर किया था, मेल किया था कि सर मेरी एक कहानी है,
ऐसी ऐसी है। आप जरूर लोगों को सुनाइए। और सबसे मैं राय लेना चाहती हूँ कि आखिर हम लोग कैसे शादी करें, किस तरीके से करें। तो दोस्तों, आपके पास कोई आइडिया हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर बता दें, उन तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ONL घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद।